हेलो स्टूडेंट्स, फिर अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके समक्ष अपने छोटे नोट्स को लेके आए हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए। कल हमने आपको ईयरिंग के बारे में बताया था। आज हम ईयरिंग से आगे बढ़ेंगे और कुछ आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको बताने के साथ हम रास्को पाउंड की थ्योरी पे इसको ख़त्म करेंगे। लियोन ड्यूगिट ये जो थे 1859 टू 1928, ये फ्रांस के वित्तशास्त्री थे। इन्होंने विश्लेषणात्मक वित्तशास्त्र की संपूर्णता के सिद्धांत की धारणा को तथा विश्लेषणात्मक वित्तशास्त्र के आदेशात्मक स्वरूप का खंडन किया था। यानी कि इन्होंने आइंस्टीन के संपूर्णता के सिद्धांत को, उनके विदेश के सिद्धांत का खंडन किया था। इन्होंने लॉ इन द मॉडर्न स्टेट अपनी कृति में, इनकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी लॉ इन द मॉडर्न स्टेट, उसमें इन्होंने जन सेवा पब्लिक सर्विस को ही विधि का आधार बताया। सामाजिक साम्यता का सिद्धांत इन्हीं का है, ड्यूगिट का। ये पूछता है सामाजिक साम्यता का सिद्धांत किस शास्त्री का है, तो ये ड्यूगिट का है। पब्लिक सर्विस किसका है, तो ड्यूगिट का है। सामाजिक साम्यता के सिद्धांत जो कि इन्होंने काम्ट से एवं दुर्खिम की विधि के दर्शन पर आधारित था, अपने विधिशास्त्र का आधार बनाया। इन्होंने कहा कि राज्य ही मानव संगठन का एक मुख्य स्रोत है। राज्य ही है जहाँ पे विधि हो सकती है, राज्य का होना जरूरी है। और सारी चीज़ों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सबका समूह ही विधि है। फिर एर्लिच आ गए। एर्लिच का 1862 से 1922 तक का समय था। इनके विधि के विकास में इनका केंद्र बिंदु था विधायन या न्यायालयीय निर्णय न होकर इन्होंने लिविंग लॉ को समाज का केंद्र बिंदु बनाया है। इन्होंने विधायन का खंडन किया, न्यायालय का खंडन किया और लिविंग लॉ को अपने विधि का उद्देश्य बनाया। और इनका पूछता है कि ये लिविंग लॉ सिद्धांत किससे संबंधित है, तो युंग इर्लिच से संबंधित है। उसके बाद गेनी आए। गेनी ने सामाजिक विज्ञान को अपने विश्वास का आधार बनाया। फिर हम डीन रास्को पाउंड की थ्योरी पढ़ेंगे जो 1870 से 1964 तक है। इन्होंने अपनी थ्योरी को सोशल इंजीनियरिंग, सामाजिक प्रौद्योगिकी का सिद्धांत दिया। सामाजिक प्रौद्योगिकी, सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? मतलब ये है कि समाज में, समाज का हर एक तबका विधि के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। विधि समाज के अनुरूप बनती है, न कि समाज विधि के अनुरूप। विधि जो है समाज के अनुरूप बनती है। हमारे समाज में परिस्थितियाँ कैसी हैं, डिमांड कैसे हैं, लोगों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। इन्होंने एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया कि विधि को समाज के अनुरूप बनाने का प्रश्रय इन्हीं को दिया जाता है। तो पूछता है रास्को पाउंड थ्योरी क्या है, तो सोशल इंजीनियरिंग, सारे लोगों को लेके साथ चलना, और विधि को सामाजिक संगठनों से निर्मित करना। फिर इन्होंने हित के सिद्धांत को बताया। इनका इंटरेस्ट थ्योरी भी है, उन्होंने बताया कि हित से इनका तात्पर्य यह है कि विधि सृष्टि से संघर्ष करते हुए मानव अपनी शक्तियों का उत्तरोत्तर विकास करता रहे। क्या मतलब? विधि का इनका तात्पर्य है कि मनुष्य सृष्टि से, जो ये सृष्टि है, उससे संघर्ष करते हुए मानव अपनी शक्तियों का विकास करे। विधि का प्रथम कार्य समाज के उन तत्वों की खोज करे जो सभ्यता को विकसित करने में अग्रसर हुए। हाँ, इनका हित का सिद्धांत था कि सभी मनुष्य अपने मानवीय संघर्ष के द्वारा शक्ति को किसमें लगाएं? अपने सभ्यता के विकास में अपनी शक्ति को लगाएं। इनका हित का सिद्धांत मानव समुदाय की ऐसी मांग, आवश्यकता एवं दावेदारी पे आधारित था। इनका जो समुदाय था वो 3 चीज़ पे आधारित था, डिमांड पे, नीड पे और क्लेम पे। कि मनुष्य डिमांड भी कर सकता है एक दूसरे की आवश्यकता भी है, और
आवश्यकता, अगर हमारी कोई आवश्यकताओं को पूरी करने में या उनमें बाधा पहुंचाता है तो हम उस पर क्लेम भी कर सकते हैं। और इन्होंने कहा कि ये डिमांड, नीड, क्लेम, ये सभी प्रत्येक सभ्य समाज को सामाजिक यांत्रिक को विचार में इस तीनों चीज़ों को लेना चाहिए, तभी हम एक अच्छे समाज का सोशल इंजीनियरिंग वाले थ्योरी पे एक समाज का विकास कर सकेंगे। इन्होंने अपने हित को 3 पार्ट में विभाजित किया। प्राइवेट इंटरेस्ट जो घरेलू व्यक्तिगत होता है, पब्लिक इंटरेस्ट जो राज्य और संप्रभुता से बनता है, और सोशल इंटरेस्ट। तो इनके तीनों में सोशल इंटरेस्ट इनका ज़्यादा प्रभावित रहा। फिर इन्होंने कहा कभी कभी ये होता है कि प्राइवेट, पब्लिक और सोशल तीनों में हित का टकराव होता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, या कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसी जब स्थितियां उत्पन्न हो जाए मेरे सामने तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें विधि के माध्यम से परस्पर विरोधी हितों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। अब हम लोग आजकल कोऑपरेटिव सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ सभी का विकास, सबका विकास ही मान्य होता है। यहाँ ये नहीं कि एक आदमी का विकास करो और सबको पीछे छोड़ दो, नहीं, हम आगे चलें और जो पीछे हैं उनको भी अपने साथ लेते चलें, तभी हम एक सर्वश्रेष्ठ समाज या राष्ट्र का निर्माण कर सकेंगे। आजकल कैटेगरियाँ क्यों बांटी जाती हैं? ओबीसी, एससी, जनरल, इसीलिए बांटी जाती हैं कि सब लोग सामूहिक विकास अपना करें। और जब कभी प्राइवेट, पब्लिक और सोशल हित में कभी भी टकराव आए, इन्फ्लिक्ट आए, तो क्या करें? हम समन्वय का रास्ता, सामंजस्य का रास्ता, जैसे बौद्ध दर्शन में बताया गया था, मध्यम मार्ग का रास्ता अपनाएं। सोशल इंजीनियरिंग राज्य की संप्रभुता, अधिकार, कर्तव्य, व्यक्ति और सैद्धांतिक परिकल्पनाओं पर विचार करना आवश्यक समझता था। सोशल इंजीनियरिंग की थ्योरी में कहते हैं राजगोपाल कि राज्य की संप्रभुता, अधिकार, कर्तव्य, व्यक्ति का दार्शनिक, सैद्धांतिक परिकल्पनाओं पर विचार करना आवश्यक समझा गया तथा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई विधिक तकनीक, न्यू लीगल टेक्निक का विकास की ओर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। कहाँ से हम चले थे? रोम की, यूनान सभ्यता से कहाँ हम आ गए? यहाँ पे आ गए, न्यू लीगल टेक्निक पे हम पहुँच गए। तो क्या है? तो सोशल इंजीनियरिंग इनकी क्या है कि राज्य की संप्रभुता, अधिकार, कर्तव्य, व्यक्ति और सैद्धांतिक परिकल्पना पर विचार करना, साथ ही साथ सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप नई विधिक तकनीक, न्यू लीगल टेक्निक, न्यू लीगल थ्योरी की ओर ध्यान केंद्रित करके समाज पर आगे बढ़ने पर इन्होंने बल दिया। फिर इनका एक सिद्धांत आता है न्यायिक आधार, जिसको बोलते हैं यूरल पोस्टुलेट, इसका लीगल वर्ड है। न्यायिक आधार जो इनका है, इससे स्पष्ट होता है कि इन्होंने समाज में जब ये देखा कि अब समाज डेवलप होने लगा, लोगों को पता चलने लगा कि पूंजीवादी होने लगा, औद्योगिक क्रिया शुरू हो गई, तो लोगों को लगा नहीं, हमें पूंजीवादी पैसा भी कमाना है अपने समाज को चलाने के लिए। फिर पैसा रहेगा, सबको रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलेगा तो समाज में अपराध कम होंगे, अपराध कम होंगे तो समाज में ज़्यादा हम लोगों को अपना उत्थान करना और अपने साथ साथ दूसरों का उत्थान करने का, सोचने का नज़रिया मिलेगा। अब पैसा ही न रहे, समाज दबा कुचला रहे, शिक्षा ही न रहे, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या विचार करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उनके लिए बस दो रोटी खाना ही विकासवाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, अब हम लोग काफ़ी डेवलप्ड हो चुके हैं, हम लोग सामाजिक संगठनों को एकत्र करके उस पर बल दिया और उन्होंने न्यायिक आधार बताया कि पूंजीवादी समाज में वे किन मूल्यों की अपेक्षा करते थे और उन स्वयं यह अनुभव किया कि सामाजिक प्रगति के साथ साथ नई मान्यताओं का प्रादुर्भाव होना भी अनिवार्य है। ये नहीं कि यहीं पे स्टॉप हो जाए, यहाँ से भी आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे 1919 की क्रांति हुई, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई, औद्योगिक क्रांतियाँ हुई और लोगों ने अपने आप को एक सुरक्षित सत्ता के समक्ष अपने आप को समर्पण किया, प्रजातंत्र व्यवस्था आई, लोगों ने वोट बैंकिंग शुरू किया, ऐसे ऐसे करके समाज धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच गया। अब ये कहेंगे कि इनका महत्व क्या है। इन्होंने कहा कि इनका सबसे बड़ा महत्व है कि इन्होंने विधायिका को ये सोचने पे मजबूर कर दिया और इन्होंने विधायिका को यहाँ तक, विधायिका के क्षेत्र में यहाँ तक इन्होंने कहा कि जो भी लेजिस्लेचर जो है इंटरप्रिटेशन करे
वो सामाजिक हितों तथा समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप करे, तभी हमारा उन्नति होगा, तभी हम विकासवाद को ग्रहण करेंगे और तभी हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इन्होंने न्यायपालिका की भूमिका को भी बहुत अच्छे से समझा। इन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में या प्रत्येक राष्ट्र में एक महत्वपूर्ण न्यायपालिका होनी ही चाहिए, जो विधिसम्मत शासन के संवर्धन तथा लोगों को उत्पीड़न और शोषण से बचाने का संरक्षक के रूप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायपालिका होनी चाहिए, जो लोगों को विधिसम्मत शासन के संवर्धन से, लोगों को उत्पीड़न से और लोगों के शोषण से बचाने में सहायक हो। इन्हीं के सिद्धांतों पे चल के पेटन ने इन्हें क्रियात्मक शाखा फंक्शनल ब्रांच बताया पेटन ने। फिर इनकी भी आलोचना हुई। आलोचना से तो कोई नहीं हारा। पाउंड की यूरेल पोस्ट्यूट की आलोचना हुई न्यायिक आधार तक, तो जो भी हमने ऊपर बताया है कि न्यायिक आधार क्या है, कि पूंजीवादी समाज में वे किन मूल्यों की अपेक्षा करते थे, परंतु स्वयं ये अनुभव किया कि सामाजिक प्रगति के साथ नई मान्यताओं का पगड़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो नई मान्यताएं मान रहे हैं, ये एक कोरी कल्पना है और ये समाज को एक औद्योगिक कारखाना समझ रहे हैं और मनुष्य को ये यंत्रवंत मान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांत को क्लियर नहीं किया। ऐसा लोगों का मानना था। दूसरा लोगों का हुआ ये विकास। लोगों ने दूसरी आलोचना की, इनके प्रयोगात्मक स्वरूप को लेके आलोचना की। इन्होंने कहा कि रास्को पाउंड लोगों को नट बोल्ट जैसा एक मशीन समझ रखे हैं, लेकिन इन सब आलोचनाओं पर भी जो थी वो सब कोरी कल्पनाओं पे आधारित थी, वास्तविकता पे नहीं थी। वास्तविकता तो यही है कि वाकई सामाजिक विधिशास्त्री एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में बहुत योगदान इनका रहा। हाँ, इनकी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट अमेरिका, फ्रांस, रूस में और और भारत में इनकी थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट का सिद्धांत माना जाता है। इसके साथ ही इन्होंने इसका भारत में क्या प्रभाव पड़ा, तो इनकी थ्योरी इंदिरा साहनी वर्सेस भारत संघ का जो केस हमने पढ़ा है, उस केस में जो हमने सामाजिक शिक्षा में या सामाजिक आर्थिक आरक्षण की बात की है, उसमें क्या है, समाज के निचले से निचले तबकों को ऊपर से सबको समानता का अधिकार है, सबको पढ़ाई में, सबको नौकरी में, जहाँ तक सुविधा हो लोगों को ऊंचा उठाने का प्रयास करे। ये सबसे बड़ा इनका परिवर्तन हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 3 में, भाग 4 में इनका सोशल थ्योरी का हम लोग प्रभाव देखते हैं और उसी पे ये डिपेंड भी है। फिर हम लोग कुछ अदर अमेरिकन सोशलॉजिकल जूरिस्ट को देख सकते हैं, जैसे कि होम्स ने कॉमन लॉ पद्धति पर अपने विचार को आधारित किया। कार्डोजो ने न्यायाधीशों का महत्व सबसे ज़्यादा माना। इस तरह करते हुए अब हम सोशल थ्योरी, रास्को पाउंड की सोशल थ्योरी को समाप्त करते हैं और हम आपको कल के लिए बता देते हैं कि कल आपको क्या पढ़ना है। कल हम आपको पढ़ाएंगे फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, विधिशास्त्र की दार्शनिक विचारधारा, कैसे ये डेवलप्ड हुई और कैसे कैसे आइंस्टीन से लेके मॉन्टेस्क्यू आए और कैसे ये अमेरिकन और कैसे दूसरे पार्ट में विभाजित हुई। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मेरा छोटा सा वीडियो समझ में आ जाएगा। हमने सोशल स्कूल को पूरा कवर कर लिया। कल मेरा विधिशास्त्र का दार्शनिक विचारधारा रहेगा और आप लोग इस छोटे छोटे जो वीडियो हम बना रहे हैं, इसको आप लोग धैर्यपूर्वक पेशेंस से सुनिए और आप लोगों को इसका बहुत ही फ़ायदा होगा आगे चल के। तो आप सबको जो भी आप लोगों के आगामी एग्जामिनेशन है उसके लिए आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ लक और सभी को ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। कल फिर अपनी टाइमिंग से हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए, इससे ज़्यादातर लोगों को ये छोटी छोटी नॉलेज जो हमने पार्ट में बनाया है पढ़ के अपने ज्ञान को और आगे ले जाने में सहायक मिले। थैंक यू।